जिस दिन न्यूज चैनल पर देवांश मलिक का इंटरव्यू आने वाला था, उस दिन देवांश अपने बंगले पर तैयार हो रहे थे। इस इंटरव्यू में बिल्डर देवांश अपने 2 नए प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाले थे। देवांश मलिक की उम्र करीब 50 से 55 साल थी। उनका शरीर बिल्कुल मजबूत था। गेहुए रंग की शेड में रंगे हुए बाल, गोरा रंग, चेहरे पर गेहुए रंग की मूछें, काला चमकदार कोट, अंदर पीले रंग की शर्ट और काले चमकीले रंग की पैंट। इस तरह सज धज कर देवांश मलिक अपने बंगले के बाहर निकल गए। न्यूज चैनल पर इंटरव्यू से पहले देवांश मलिक एक क्लब में अपने कुछ दोस्तों से मिलने गए। अपनी शानदार सफेद रंग की एसआर कार में बैठकर देवांश क्लब से निकलकर न्यूज चैनल की ओर निकले। कार अपने रास्ते पर सही चल रही थी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद देवांश मलिक को एक अजीब अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी कार एक अलग ही रास्ते पर जा रही थी। वो रास्ता न्यूज चैनल की ओर जाने वाला रास्ता नहीं था। देवांश मलिक ने अपनी कार को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कार नियंत्रण में न आते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी और अपनी अधिक तेज गति से रास्ते पर भागने लगी, जैसे कि कार को देवांश मलिक नहीं बल्कि कार देवांश मलिक को ले जा रही थी। अधिक तेजी से बढ़ते हुए वो कार एक जगह दाएं मुड़ गई। जैसे ही कार मुड़ी, कार के आगे का दरवाजा खुल गया और उस भागती हुई कार से देवांश मलिक जोरदार झटके के साथ बाहर फेंके गए। इतनी तेज गति से बाहर फेंके जाने के कारण देवांश मलिक को लगा जैसे उनके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हो। देवांश के सिर पर जबरदस्त चोट आई, चेहरे पर जगह जगह घाव के निशान बन गए। देवांश मलिक किसी तरह जमीन का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश करने लगे। उस कोशिश में उनका पहना हुआ कोट झाड़ियों में फंस गया। पूरी ताकत के साथ देवांश मलिक किसी तरह खड़े हो गए। उनके कपड़े धूल से सने हुए थे। झाड़ियों में फंसने के कारण उनका कोट थोड़ा फट गया। देवांश ने उस कोट को निकाल कर फेंक दिया। अपने कंधों को छूते हुए गर्दन पीछे आगे करके देवांश ने शरीर के दर्द को दूर करने का प्रयास किया। देवांश की कार एक जगह रुकी हुई थी। उस कार के आगे की लाइट्स चालू थी। उस लाइट्स की रोशनी से देवांश ने उस जगह का ठीक से निरीक्षण किया। उस जगह चारों ओर 4-5 कच्ची बिल्डिंगें थी। हर जगह सीमेंट, रेत, ईंट बिखरे पड़े थे। उस जगह को देखकर कुछ सोचते हुए देवांश ने कहा, ये तो मेरी साइट है, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कौन ले आया? और वो कौन है जिसने मुझे कार से बाहर फेंक दिया? उस कार में सिर्फ मैं ही बैठा था, लेकिन मैं उस कार को चला नहीं रहा था। वो कार तो अपने आप चली जा रही थी और वो कार मुझे यहाँ ले आई, लेकिन कैसे? देवांश मलिक और कुछ सोच पाते उससे पहले दिल दहलाने वाली एक आवाज देवांश के कानों पर पड़ी। देवांश, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तुम्हारी कार के साथ मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। आवाज सुनकर देवांश मलिक ने पीछे मुड़कर देखा। सामने लाल रंग की सलवार पहने अंकिता खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अंकिता नहीं बल्कि अनिता थी। हैरान आंखों से उसकी ओर देखते हुए देवांश ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ कैसे ले आई? मैं तो अपनी कार में अकेला था। ये सुनते ही देवांश के करीब आते हुए क्रोधित आवाज में अंकिता यानी अनिता ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, मैं तेरी कार में ही थी, बिल्कुल तेरे पास, और मैंने ही तुझे तेरी कार से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। जैसे 26 साल पहले तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी दोस्त ममता को उस बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था और उसकी हत्या को आत्महत्या बना दिया। ये नाम सुनते ही देवांश की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। डर से कांपते हुए उसने पूछा, ममता के बारे में तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? दहशत भरी आवाज में हंसते हुए अंकिता यानी कि अनिता ने कहा, अरे इंसानियत के भक्षक, तू इतनी जल्दी भूल गया। मुझे मारकर तुम लोग सब कुछ भूल गए, लेकिन मुझे वो सब कुछ याद है। मेरे माँ बाप और मेरी दोस्त ममता की मौत का बदला लेने में वापस आई हूँ। ध्यान से देख मुझे, मैं अनिता हूँ, अनिता विश्वनाथ श्रीवास्तव। उसी वक्त अंकिता के शरीर से अनिता अलग हो गई और देवांश मलिक के सामने प्रकट हो गई। सफेद रंग की सलवार, सफेद चेहरा, खून से भरी आँखें, चेहरे पर जगह जगह घाव के निशान।
और लहराते हुए खुले बाल। ऐसे डरावने रूप में अनिता देवांश मलिक के सामने खड़ी थी। इस बार अंकिता और अनिता दोनों एक साथ खड़ी थी। दिमाग को सदमा देने वाला ये दृश्य देखकर देवांश का सिर चकराने लगा। डर के मारे आहें भरते हुए देवांश ने कहा, अनिता तुम वापस नहीं आ सकती, तुम तो मर चुकी हो। हम सबने तुम्हें मारकर दफना दिया था, फिर तुम वापस कैसे आ सकती हो? देवांश पर चिल्लाते हुए अनिता ने कहा, हाँ वैशी कुत्ते, तुम सभी जंगली जानवरों ने मुझे खत्म कर दिया था, लेकिन मुझे खत्म करके तुम सब बड़े खुशहाल थे। लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, तुम सबका अंत मेरे हाथों लिखा है। अपना बदला पूरा करने मैं लौटकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी मौत के हवाले करने मैं वापस आई हूँ। दिल को चकनाचूर करने वाले ये शब्द सुनकर अनिता के सामने विनती करते हुए देवांश मलिक ने कहा, अनिता मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। हम सभी उस वक्त शराब के नशे में थे, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। आग की तरह अपने लफ्ज उगलते हुए अनिता ने कहा, अरे भिखारी, अगर भीख मांगनी है, माफी मांगनी है, तो मेरे माँ बाप के पास जाकर मांग। आज इस जगह तुम्हारे बड़े बड़े टॉवर बन रहे हैं। इसी जगह पर 26 साल पहले तुम सबने मेरे माँ बाप को फांसी लगाकर मार दिया और उनके खुदकुशी की झूठी खबर फैला दी। तुम सभी कुत्तों ने मेरे माँ बाप को मारकर उनके गले में रस्सी बांधकर पेड़ पर लटका दिया। देवांश मलिक की जान तो जैसे गले तक आ गई थी। आखिर अपने घुटने टेककर उसने अनिता से कहा, अनिता मैं कबूल करता हूँ, हमने तुम्हारे माँ बाप को मारा और ममता को मारकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। मैं अपना हर गुनाह कबूल करता हूँ, अब तो तुम मुझे जाने दोगी ना? अंगार जैसी आंखों से देवांश की ओर देखते हुए अनिता ने कहा, तुमने अपना गुनाह कबूल किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गए। तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हें मिलेगी और तभी सही इंसाफ होगा, और वो इंसाफ आज यही इसी वक्त होगा। जिस तरह तुम सब ने मेरे माँ बाप को गला घोंटकर मारा था, तुम भी उसी तरह मरोगे। वही दर्द अब तुम महसूस करोगे। बोलते बोलते अनिता ने अपनी आंखें दाहिनी ओर मोड़ दी। वहाँ नोकीले तारों से बनी लोहे की लंबी चैन लिपटी हुई थी। अनिता ने उस चैन की ओर देखते ही वो चैन एक सांप की तरह सरकते हुए देवांश मलिक के पास आई और अपने आप उसके पैरों को लिपटने लगी। वो नोकीली चैन देवांश मलिक के पूरे शरीर से लिपटते जा रही थी। देवांश की तो जैसे आवाज ही चली गई थी। दर्द होने के बावजूद देवांश चिल्ला नहीं पा रहा था। वो नोकीली चैन देखते ही देखते देवांश मलिक के गले पर लिपटने लगी। लिपटते लिपटते उस नोकीली चैन ने देवांश मलिक के गले की ओर फंदा तैयार कर दिया। एकदम से वो नोकीली चैन देवांश मलिक के गले में घुस गई और उसके गले को पूरी तरह से चीर दिया। पानी की तरह गले से खून की धाराएं बहने लगी। देवांश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और पीछे पीछे फिसलते हुए देवांश मलिक नीचे गिर गए। घायल अवस्था में तड़पते हुए देवांश मलिक की ओर अनिता अधिक तीव्र और खून खौलती आंखों से देख रही थी। देवांश के गले के ओर लिपटी हुई नोकीली चैन और भी सख्ती से कस गई। देवांश की आंखें घूमने लगी और आखिरकार तड़पते हुए देवांश मलिक का अंत हुआ। खून से सने हुए देवांश के शव को अनिता ने उसी की कार में पिछली सीट पर फेंक दिया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गई। अंकिता जाकर अनिता के बगल वाली सीट पर बैठ गई। अनिता ने देवांश की कार सीधे उस न्यूज चैनल के ऑफिस की ओर बढ़ाई जहां आज देवांश मलिक का इंटरव्यू था। फासला तय करते हुए कुछ ही समय में वो कार न्यूज चैनल ऑफिस से 10 से 15 कदम पीछे रुक गई। अंकिता वहीं पर कार से बाहर निकल गई। अनिता उस कार को न्यूज चैनल ऑफिस के मेन गेट से अंदर ले आई। वहाँ कई पत्रकार और देवांश मलिक के चाहने वाले उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ कार को रोककर अपने गुस्से को इकट्ठा करके अनिता ने देवांश मलिक के शव को एक जोरदार लात मारी और उसे कार से बाहर फेंक दिया। देवांश का शव कार से बाहर निकलकर जमीन पर जा गिरा। ये जानलेवा दृश्य देखकर वहाँ जमा लोगों की जैसे सांसें ही रुक गई। अनिता एक आत्मा होने के कारण सभी के लिए वो अदृश्य थी। वहाँ से बाहर निकलकर अनिता जाकर अंकिता के पास पहुँच गई। अनिता और अंकिता वहाँ से एक साथ निकल गई। दोनों एक समंदर किनारे जाकर बैठ गई।
समंदर किनारे एक साथ बैठकर अंकिता और अनिता देवांश मलिक के मौत की वो घटना फिर से याद कर रही थी। अनिता की ओर देखते हुए अंकिता ने पूछा, अनिता, ये ममता कौन थी? ये सवाल सुनते ही भावुक स्वर में अतीत की बातों को याद करते हुए अनिता ने कहा, ममता मेरी करीबी थी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी। तुम्हारी और सपना की दोस्ती देखकर मुझे मेरी और ममता की दोस्ती के दिन याद आते हैं। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरी ममता याद आती है। मैं और ममता अपनी हर एक छोटी मोटी बात एक दूसरे को बताया करते थे। लेकिन एक बात है जिसकी वजह से मैं खुद को ममता की गुनहगार मानती हूँ। मन को चौंकाने वाली ये बात सुनते ही अंकिता ने पूछा, कौन सी बात अनिता? और ममता जो तुम्हारी इतनी करीबी दोस्त थी, तुम खुद को उसकी गुनहगार क्यों मानती हो? अंकिता की बात पर जवाब देते हुए अनिता ने कहा, क्योंकि ममता की मौत के लिए सिर्फ देवांश मलिक और उसके दोस्त ही नहीं, बल्कि मैं भी जिम्मेदार हूँ। मेरी एक गलती की वजह से मेरी उस करीबी दोस्त ममता की जान गई। दिल को हिलाने वाला ये सच सुनकर अंकिता मन में कई सारे सवाल लिए अनिता की तरफ देखने लगी। अनिता अतीत में बीती कुछ बातें याद करते हुए आंसू बहा रही थी। कौन थी ये ममता? अनिता खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार क्यों मान रही थी? देवांश मलिक और ममता का क्या संबंध था? डॉक्टर सूरज सबरवाल, प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी और अब बिल्डर देवांश मलिक, इन तीनों के बाद अनिता का अगला लक्ष्य कौन होगा? पता चलेगा आने वाले अगले एपिसोड्स में। सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।